हेलो, जैसे अपन ने कल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो टेबल्स है वो मैंने आपको बनाना बताई थी, बराबर। तो आपने उसको घर पे एक बार प्रैक्टिस कर ली होगी उस टेबल की। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का अपन पार्ट 2 आज करने वाले हैं, बराबर। तो देखो पार्ट 2 में क्या है। अब जो अपन ने कल टेबल बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग ही पूरे चैप्टर बेस्ड है, बराबर। तो उस टेबल के अकॉर्डिंग ही जो अपने इक्वेशन है, सवाल जो क्वेश्चंस हैं वो अपने को सॉल्व करने हैं, बराबर। तो अपना जो चैप्टर नंबर 6 है उसका जो पार्ट है 6.1 बराबर। तो 6.1 के जो अपन आज क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बराबर। तो क्वेश्चन सॉल्व कब होंगे, जब अपने को इसकी वो टेबल जो है वो पूरा बनाना आता है, जब वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बराबर। तो वो टेबल अपने को बनाना, या फिर जैसे अपन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साइड में वो टेबल होगी, तो उससे अपन जो भी वैल्यूज है वो देख अपने को दिखेगी, तो अपन उस क्वेश्चन में वो वैल्यू पुट करेंगे, तो जिससे वो सवाल सॉल्व होगा, बराबर। तो उस टेबल को अपने को बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है और याद होनी चाहिए वो कंप्लीटली, कौन सी वैल्यू कौन से एंगल का कौन सी वैल्यू, कौन सी डिजिट है, साइन थीटा का की वैल्यू क्या है, कोस थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, कोसेक, सेक एंड कॉट, बराबर। तो देखो अपन उसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1, बराबर। क्वेश्चन क्या है, देखो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब इस इक्वेशन को अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन इज, तो अपने को पता होना चाहिए कि tan 30 का वैल्यू क्या है एंड cos 30 की वैल्यू क्या है। घबराना नहीं है, स्क्वायर है और आगे 3 लगा है उसका कोई इश्यू नहीं है। स्क्वायर है तो वैल्यू के ऊपर अपन स्क्वायर लगा देंगे, 3 है तो 3। यदि किसी भी डिजिट से किसी डिजिट के बीच में कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब अपने को क्या मानना है, वहां वो हमेशा मल्टीप्लाइड होगा, बराबर। तो अपने को देखो क्या है, सवाल क्या कह रहा है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, बराबर। तो अपने को इसमें पहले tan 30 की मान पता होना चाहिए एंड cos 30 का मान पता होना चाहिए, बराबर। तो कल जो टेबल बन रही थी उसमें देखना पड़ेगा कि tan 30 का मान क्या है और cos 30 का मान क्या है। तो tan 30 नहीं है, cos 60 है, ये tan 16, बराबर। तो tan 60 का मान क्या है, √3 प्लस cos 30 का मान क्या है, √3/2, बराबर। देखो यहां पर स्क्वायर लगा है तो अपने को भी इसके ऊपर स्क्वायर कर देना है, यहां पर भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर, तो वो मल्टीप्लाई में 3 है, बराबर। यदि किसी भी डिजिट के बीच में, किसी भी दो नंबर के बीच में यदि इफ कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है तो वहां पर हमेशा मल्टीप्लाइड का सिंबल रहेगा, बराबर। तो अब इसको सॉल्व करना है, कोई कठिन बात, ज्यादा टफ नहीं है। प्लस जोड़ बाकी गुणा भाग तो नर्सरी से सिखाया जाता है, बराबर। तो अपने को सब आता है। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, बराबर। 3 क्यों होता है, जब भी कोई रूट से रूट संख्या मल्टीप्लाई होती है, बराबर। √3/√3, तो रूट से रूट हमेशा कट जाता है तो बचता क्या है, वही डिजिट बनती है। ऐसा नहीं √3 का स्क्वायर √9 कर दो, गलत, रॉन्ग है ये, है ना। √3 का जब अपने को एक बात ध्यान रखनी कि अंडर का जब अंडर से मल्टीप्लाइड होता है तो हमेशा अंदर की संख्या वही रहती है और अंडर हट जाता है, बराबर। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, प्लस 3 का 3
√3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो इंटू का इंटू, √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 बराबर। तो अब अपने को फिर से वही सॉल्यूशन 3 प्लस 3 इंटू 3 9/4। अब यहां पर अपने को क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लेना कैसे लेते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा दो, तो एलसीएम इसका क्या आएगा 4 है ना। और 4 का क्या करना है, 4 का 1 में भाग डिवाइड देना है और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। एक तो ये मेथड है, या फिर जो अपन एलसीएम आया उसका इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो बराबर। तो 4 का मल्टीप्लाई किया तो कुछ नहीं कट रहा है, तो 4 इंटू 3 कितना होता है 12, प्लस का प्लस 4 से 4 कट गया, बचा क्या 9। तो 12 प्लस 9 इक्वल टू 21/4। तो इस पूरे सवाल का वैल्यूएशन क्या आया 21/4। तो ऐसे सवाल अपने को 21/4 इसी क्या है आंसर बराबर। ऐसे सवाल सोल्व करना, सवाल बहुत ही इजी आएगा, कोई टफ नहीं है। सीधा दिया है 10 स्क्वायर 16 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30। तो अपने को 10 60 का मान पता है, कोस 30 का मान पता है, तो सीधा वैल्यू रखना है 3 √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 का 3 √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 3 प्लस 9/4 4 एलसीएम आया 12 प्लस 9 इक्वल टू 21/4 इक्वल टू 21/4 बराबर। तो ऐसे सवाल सोल्व होगा। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, sin 60 प्लस cos 30 प्लस sin 30 प्लस मल्टीप्लाई cos 60 बराबर। तो ये सवाल क्या कह रहा है, तो अपने को sin 60 डॉट यानी हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई, cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो अपने को sin 60 cos 30 एंड sin 30 एंड cos 60 दो डिजिट के मान चाहिए, इसमें sin 60 का मान चाहिए, cos 30 sin 30 एंड cos 16। तो अपने को पता होना चाहिए sin 60 का मान क्या होता है। तो उस टेबल याद हो तो ठीक है, नहीं तो उस टेबल में से देखना पड़ेगा। तो sin 60 का मान क्या होता है √3/2 इंटू cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 30 का मान क्या होता है 1/2 इंटू cos 60 का मान 1/2 बराबर। अपने को देखना है कि ये जो अपन ने इनका सॉल्यूशन रखा है, ये सॉल्यूशन सही है या नहीं बराबर। बार बार चेक करके इन सवालों को सॉल्व करना है बराबर। √3/2 इंटू √3/2, तो √3 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 3 क्यों आएगा, क्योंकि रूट से रूट हमेशा कट जाता है। तो बचा क्या 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4। अब यहां पर इन दोनों डिजिट का क्या लेना है अपने को एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा 4। अब क्या करना है, जो भी एलसीएम लिया जाता है यदि उस संख्या का 4 में भाग डिवाइड करके 3 से गुणा करना है। एक तो ये मेथड है, या फिर उस एलसीएम का बोथ साइड क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो यहां 4 से 4 कट गया, यहां 4 से 4 कट गया, बचा क्या 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1।
इज आंसर। बराबर, ऐसे इक्वेशन सोल्व करनी है। बराबर, बहुत ही सरल है, कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, साइन 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2। तो 3/√3/2 इंटू √3/2 हो गया, तो ये 3/4 हो गया, एंड 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4। तो 3/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 4। इसका जो आया है एलसीएम आया, 4 यहाँ नोट गया, फिर एलसीएम को सोल्व किया तो 3/1 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तो लास्ट फाइनल आंसर इज 1। बराबर, तो इस बेस पे ही अपने को जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक और सॉल्व करा देता हूँ सवाल, फिर आपको मैं होमवर्क के लिए सवाल दूंगा, वो आपको करके फिर मुझे चेक कराने रहेंगे। बराबर, नेक्स्ट देखो आप एक और इक्वेशन, फोर साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 60 माइनस कोजेक स्क्वायर 90 डिग्री। एक बार थोड़ा रफ है काम, आपको इसी में समझना पड़ेगा। बराबर, देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है। साइन 4 साइन कितना देगा, 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 90। अब इसमें दोनों साइड ये जो है इक्वेशन सॉल्व करनी। बराबर, LHS और ये RHS, तो दोनों साइड अपने को क्या करनी पड़ेगी, इसमें प्रूव करनी पड़ेगी। बराबर, तो अपन फर्स्ट टाइम क्या लेते हैं, फर्स्ट साइड लेते हैं। तो क्या है, 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 एंड tan 45। बराबर, तो अपने को वैल्यूएशन पता होनी चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू क्या है, और cos और tan 45 की वैल्यू क्या है। बराबर, तो साइन 30, अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 एंड tan 45 1। बराबर, देखो साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2 cos 60 1/2 tan 45 1। बराबर, 3 इंटू 3 4 इंटू 4 साइन स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर 30, तो 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 60 √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 इंटू 1। बराबर, 4 यदि किसी भी के साथ कोई भी डिजिट जुड़ी हुई हो, वो हमेशा अगर बिना सिंबल यदि इफ है तो हमेशा वो मल्टीप्लाइड में ही होगी 101%। बराबर, तो 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 इंटू √3 का 3 एंड 4, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 3/2। बराबर, अरे यार सॉरी, इसका स्क्वायर नहीं है,
साइन स्क्वायर नहीं है, ये 1/2 ही है बराबर। तो देखो 4 इंटू 1 इंटू 3, यदि इसको सोल्व करो पूरा तो ठीक है, नहीं तो 4 इंटू 4 से सीधा 4 इंटू 4 कट रहा है बराबर। तो बचा क्या 3/2, 3 का गुणा 3 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 3 and 2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आएगा 2, 2 का डिवाइडेशन 2 में 1 का गुणा 3 से 3 प्लस 2 का डिवाइडेशन 2 में 2 का गुणा 3 से 3, कितना आएगा इक्वल्स टू 6/2 इक्वल टू 3। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया इज 3। देखो फिर से एक बार समझ लो क्या थी इक्वेशन, 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 10 45 इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 90। तो अपने को पहले LHS प्रूव करना था, तो LHS में अपन ने sin 30 का मान 1/2 रखा, sin स्क्वायर 60 का मान √3/2 रखा, cos 60 का मान 1/2 एंड 10 45 का मान 1 बराबर। तो 1/2 इंटू 3/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू इसलिए क्या क्योंकि इक्वेशन में दे रखा है बराबर। 3 का 3, cos 60 का मान 1/2, 10 का मान 1, तो 3/2 बराबर। 4 से 4 कट, 3/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 3 प्लस 3/2 बराबर 6/3 इक्वल टू 3, क्योंकि ये कट गया बराबर। अभी क्या प्रूफ हुआ है LHS, अब अपने को क्या करना है RHS प्रूफ करना है। तो RHS क्या है 2 sec स्क्वायर 60 माइनस कोसेक स्क्वायर 90, तो 2 एज इट इज सेक स्क्वायर 60 का मान क्या है √2 माइनस cos 90 का मान क्या है 1 बराबर। तो 2 इंटू √2 माइनस 1 सेक स्क्वायर, तो अपने को भी √2 का होल स्क्वायर कर देना है। cos स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर, तो इसको भी अपने को 1 का होल स्क्वायर कर देना बराबर। 2 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, √2 का स्क्वायर 2 होगा, क्योंकि जब अंडर से अंडर मल्टीप्लाई होता है तो अंडर उड़ जाता है, हमेशा अंदर की सेम डिजिट ही रहती है। तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। देखो LHS बराबर RHS आ गया, तो लास्ट एंडनोट करना है LHS इक्वल टू RHS, दैट हैंस प्रूव बराबर। देखो दोनों पोर्शन इसमें सॉल्व करने थे, RHS भी प्रूव करना था और LHS भी प्रूव करना था बराबर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। साइन क्या सवाल था फिर से एक बार देख लो, 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 10 45 इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 60 माइनस cosec स्क्वायर 90 बराबर। तो 4 sin 30 का मान 1/2 एंड sin 60 का मान √3/2 बराबर। स्क्वायर था इसलिए अपन ने स्क्वायर किया, प्लस 3 इंटू 1/2 इंटू 1, 60 का मान 1/2 10 45 1 बराबर। 4 इंटू 1/2 प्लस इंटू 3/4 प्लस 3/2 बराबर। तो 4 से 4 कट गया, क्योंकि इनटू में मल्टीप्लाई में जब भी 1 में कोई डिजिट होती है तो वो कट जाती है कि सेम हो तो, या फिर उसमें उसका डिवाइडेशन जा रहा हो तो भी वो कट जाती है बराबर। 1/2 इंटू 3/4 प्लस 3/2, तो 3/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 3/3 प्लस 2 बराबर 6/3 बराबर। सेक स्क्वायर 60 का मान √2 कोसेक 90 का मान 1, 2 इंटू 2 इक्वल टू इक्वल्स टू 1 बराबर 4 माइनस 4 बराबर। LHS बराबर RHS बराबर। इसके बेस पे मैं आपको, इसके बेस पे जो अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6.1 बराबर, तो उसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो अपन कल की क्लास में देखेंगे बराबर। थैंक यू। Good morning students.
वेलकम अगेन टू आवर नेक्स्ट क्लास ऑफ ग्रामर। जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था टेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस के हमने 2 टेंस पढ़ लिए थे, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, और होप सो कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और वो काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ले रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। यस, हियर इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यस, हियर इज परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा हैज और हैव। जैसा हमने पहले ही क्लियर कर लिया था कि हम 2 तरह के सब्जेक्ट्स के साथ चलते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा था इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है, आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। इसी तरह उसी फॉर्मेट की तरह हैज का यूज जो होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होगा और हैव का यूज जो होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। एंड अगेन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा पॉजिटिव का वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस। नेगेटिव का जो बनेगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इन स्ट्रक्चर्स को यूज करके हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। राम हैज गॉन टू स्कूल। अब सबसे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट का थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें काम प्रेजेंट में पूरा हो चुका होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर काम का पूरा हो जाना, चुका है, चुका हूं, जो वर्ड हम हिंदी में जब प्रोनाउंस करते हैं तो पीछे जिनके ये वर्ड्स ऐड होते हैं वो सारे प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। तो जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, राम हैज गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है, यानी एट द प्रेजेंट वो स्कूल पहुंच चुका है, घर से निकल गया है, रास्ते में नहीं, स्कूल पहुंच चुका है, तो ये काम कंप्लीट हो गया है। देन वंस अगेन शी हैज संग अ सॉन्ग, उसने एक गीत गाया। देन यहां पर हमने नेगेटिव का भी एक सेंटेंस बनाया है, शी हैज नॉट संग अ सॉन्ग, उसने एक गाना नहीं गाया। हैज शी संग अ सॉन्ग। एंड जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं या IW वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना हमारे लिए जरूरी है। तो हैज शी संग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गाया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखा है, वी हैव नॉट सीन सच टाइप ऑफ एनिमल्स। ये सेंटेंस क्लियर करता है उस चीज को कि हम प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस पढ़ रहे हैं, यानी कि आज तक मैंने ऐसा कोई एनिमल नहीं देखा, सच टाइप ऑफ एनिमल प्रेजेंट में नहीं देखा। तो यहां पर ये क्लियर हो रहा है, वी हैव नॉट सीन सच टाइप ऑफ एनिमल। तो यहां पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काफी अच्छे से समझ लिया है, उसके स्ट्रक्चर समझ लिए हैं। स्टूडेंट्स को घर पे ये काम करना है कि कुछ वर्ब्स के साथ स्ट्रक्चर को देखते हुए कुछ सेंटेंस भी डेवलप करने हैं, ताकि उनकी टेंस की जो कैपेसिटी है, जो सेंटेंस मेकिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ सके। तो जितने भी टेंसेस यहाँ से रेगुलर क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप अपनी इच्छा से 1 या 2 वर्ब के साथ अपनी मर्जी से सेंटेंस को डेवलप करना सीख लें। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पहले हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ ये है कि हम इसमें कुछ नई चीज पढ़ रहे हैं, वो है फॉर और सिंस। यानी कि इस टेंस के अंदर हमें टाइम यूज करना होगा, टाइम का यूज हो रहा होगा, दैट मीन्स वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का
जो पुराने टाइम से यानी कि बैक से पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक चल रहा है, वो सारे ही सेंटेंसेस आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हम स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं, फोर और सिंस में बाद में आपको डिस्क्राइब करती हूँ। हम स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन हैव बीन के लिए मैं क्लियर कर चुकी हूँ, हैज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, रेस्ट ऑफ जो हमारा ऑब्जेक्ट के बाद का जो सेंटेंस है वो, देन सिंस, फॉर और इन टाइम। नेगेटिव के साथ भी सेम यही है, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन प्लस हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर और टाइम। ये स्ट्रक्चर सारे ही जो हैं वो आप साथ साथ में नोट करते जाएं ताकि इजीएस्ट वे में आप सेंटेंस को डेवलप कर सकेंगे। नाउ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, हैज और हैव। अब हमने, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन लगा रहे हैं, है ना, तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हैज और बीन को अलग अलग कर देंगे, यानी कि हैज और हैव जो भी हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वो सबसे पहले आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर और टाइम आएंगे। और इसी तरह अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन यूज होगा। नॉट जो होगा वो सब्जेक्ट और बीन के बीच में आएगा और उसके बाद वो उसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहां पर हम फॉर और सिंस की बात कर लेते हैं। सिंस अ पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक एग्जिट चीज, हमें पता है कि ये इसी टाइम पीरियड के अंदर हुआ है, और पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम कि ये इतने आवर्स से कंटिन्यू चल रहा है। तो फॉर और सिंस को डिस्क्राइब हम एज ए एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। यानी ये जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है फॉर, कि फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम में दे रखा है कि कैसे 2 साल से एक व्यक्ति उस घर में रह रहा है। अब यहां पर हम पॉइंट ऑफ टाइम करें कि कब से रह रहा है। हमारे पास एग्जिट फिगर की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल है, ही हैज बीन इन दिस हाउस सीन 2005। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ वन मोर एग्जांपल। यस, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में काफी सिमिलरिटी होती है। अब वो भी आईएनजी फॉर्म के साथ यूज हो रहा है, ये भी आईएनजी फॉर्म के साथ यूज हो रहा है, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों के डिफरेंस के लिए अगर दोनों का डिफरेंस हमें जानना है तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा उसमें हमें टाइम कहीं नहीं दिया होगा, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस होगा उसमें पीछे कहीं ना कहीं टाइम दे रखा होगा। दैट मीन्स ये एक डिफाइन करता है दोनों चीजों को कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कौन सा सेंटेंस है। अब यहां पर एक एग्जांपल से मैंने शो कर रखा है, somebody is sitting on the road। somebody is sitting on the road, that means कोई एक है जो रोड पर बैठा हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब नाउ द सेकेंड, somebody has been sitting on the road for 2 hours। अब यहां पर है दोनों ही सेम सेंटेंसेस, लेकिन क्योंकि इसके पीछे एक टाइम पीरियड ऐड कर दिया तो ये सेंटेंस जो है वो अपने आप ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंज हो गया। अब टाइम दे रखा है तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी चेंज कर दिया। फर्स्ट फॉर्म और ईएनजी इसमें भी लग रही है, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म इसमें भी लग रही है। somebody has been sitting on the road for 2 hours, that means पीरियड ऑफ टाइम आ गया। ये फॉर और सिंस को भी हमने डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे। एंड वंस अगेन somebody has been sitting on the road since morning, पॉइंट ऑफ टाइम के मॉर्निंग से बैठा हुआ है। तो यहां पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हमने फॉर के यूज को भी देखा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हमने सिंस के यूज को भी देखा। अब हमने 4 टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट, प्रेजेंट
प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 टेंसेज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोगों का काम, आप लोगों को जो यहाँ से ऑनलाइन स्टडीज करवाई जा रही है, तो आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क है कि आप पर टेंस 2 वर्ब्स लेकर उनके सेंटेंसेस बनाएंगे। सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे? आप उसमें पॉजिटिव भी बनाएंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाएंगे। तो आपको एक टेंस के साथ 2 वर्ब्स लेके 4 सेंटेंस डेवलप करने हैं। तो इसी तरह आप प्रेजेंट पूरा टेंस जो मैंने पढ़ा दिया है उसका होमवर्क करके अपनी नोटबुक में जब हम ग्रुप सेटिंग खोलेंगे और जब भी इस तरह का जो भी होगा आप स्कैन करके उसके आंसर से आप जो भी आपने सेंटेंस डेवलप किए हैं वो उसमें स्कैन करके आप भेजेंगे। थैंक यू क्लास। Good morning, students. This is our first class of social science, and from today onwards, daily we will be going live, and day by day we will continue studying the history portion of our book. So today we are going to start with our lesson number 1. As you can see, a glorious India from beginning to 1206 CE. So what today I am teaching, I would like to show you. As you can see in this book, the first page, if you can see, lesson number 1 and first page. So today I am going to explain you the text of first page, the introduction phase of ancient India, from here to here. Okay, and after the lesson, maybe possible, I'll be giving you the scanned picture of this page, so that you can see I have some words marked with highlighter because they are important to understand this introduction phase. So after this video I am also going to upload this page for your convenience, that you can at your home highlight the important words, and from that you can relate the ancient history. Okay, so let's start. India has a long past in sense it has a long history. In fact, we can say that India is considered or called in the world as Vishwaguru, the world teacher. It is known as Vishwaguru, and also known as, if you have heard from your grandparents, that India was formerly known as Golden Bird. भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहते थे. What was the reason? Why do we call India the world teacher? कुछ तो सिखाया होगा हमने. The things that we must have taught to the world, so that the entire world is going before us. हमारे सामने क्यों झुक रहा है? If you remember the instance of Swami Vivekananda in Chicago, there he addressed the whole American Senate as, my dear American brothers and sisters, that was the greatness of Indian culture. So because we have taught what we have explained, what we have taught to the world, like we have the belief of Vasudhaiva Kutumbakam. Now what is meaning of Vasudhaiva Kutumbakam? We believe that entire world is our family. So from here we come to know that why India is considered as world teacher or Vishwaguru. Then we have the belief of Sarve Santu, Sarve Bhavana Sukhina, Sarve Santu Niramaya. So this type of ideas makes the Indian history a great. Now when we talk about our past, India has a long past, and what India today we know is not the exact India used to be in the past. In ancient history we come to know that there were many regions, many distant regions, दूर दूर तक ऐसे इलाके थे जिनको भारतवर्ष में गिना जाता था.
In this book, if I would like to read these areas. First of all, I would like to say that these regions were known as Dipantar. वो जो जगह जो थी, जो भारत से बाहर स्थित थी, जो भारतवर्ष का भाग थे, उनको दीपांतर कहा जाता था. एंड एट दैट टाइम देयर वाज अ वेरी पावरफुल नेवी. समुद्री मार्ग का यूज किया जाता था. एंड दैट वाज इंडिया हैड अ वेरी साउंड नेवल स्ट्रेंथ. तो दूर दूर देशों तक समुद्री यात्रा होती थी और वहां तक भारतवर्ष फैला हुआ था. इन टूडेज वर्ल्ड आई वुड लाइक टू इलेबरेट द नेम्स ऑफ दिस वर्ल्ड. दे आर नोन एज ब्रह्मदेश, सियाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जापान, कोरिया. These were the areas where Indian civilization had expanded. Ancient India had very strong naval power as well as good ports. समुद्र बंदरगाह बहुत अच्छे थे यहाँ के. A very good roadway system was also interconnected up to today's. जिस देश को हम जानते हैं, जहाँ पर आज के रशिया, कजाकिस्तान, चीन, all these countries had. If you had heard about the ancient Silk Route that used to come from all the way from China to India, and at the times we had also religious travelers. If you heard the name Fahiyan, all these people used to come through roadways. So we can say that in ancient India also, ancient times also, the India had a very good roadways. Along with that, when we talk about in the ancient time also, roadways along with our naval power, it was very much flourished in that time. Now by what means or way the Indian civilization recognized itself among the world? So what happened basically in this line, you will able to see that the brave warriors or the people who used to travel abroad or to, we can say, foreign countries, those Indian people, they propagated. You know what is meaning of propagated? उन्होंने प्रचार किया, बढ़ाया our Indian philosophy, astrology, architecture, military skills, political science, music, Vedic treasuries across the world. And right from the beginning, India is considered as one of the most civilized country if we are talking about the ancient world. If you know the name of the civilizations, Indus Saraswati civilization, Vedic civilization, and contemporary, उस समय के साथ चलने वाले, there were Ved, as you know, we are about the 4 Ved. These Ved were also the basic pillars of Indian culture. And at that time, in those times, in those contemporary times, Ramayana and Mahabharata, all these epics, ये जो महाकाव्य थे, were also composed at that time. Apart from this, when we talk about politics, the current form of government the India is enjoying is democratic form of government, and this used to be in existence in ancient India also. So this democratic, how they were consisted? They started by organizing small villages into janpads, and all these small janpads were organized to big mahajanpads. In our next lesson, we will skip to, or we will go to janpad, but today what we are learning is about ancient. So India gave also politically a good platform to the world. Democratic and constitutional form of administration had built the ideal of Mahajanpad. Later on, when we will read about the Maurya dynasty, Chandragupta Maurya, you will able to learn about how democratic form of government they used to manage, or how they administered the people. Apart from these, in ancient India, development of agriculture, development of industries, I would like to talk about iron. The use of iron equipments was at height. उस समय इतना ज़्यादा यूज होता था कि बाकी की जो दूसरी की विश्व की सभ्यताएं हैं वो अभी तक सीखी भी नहीं थी. And at that time, Indian civilization was they were using iron as their equipment. Apart from that, trade and commerce resulted and in declining of. So what happened?
started that now the small villages, the groups, they all started doing trade, commerce, agriculture, industries, in short, in small forms, and gradually, slowly, they all consisted into Janpads. So as I told previously that, and after a good organization, all these Janpads become Mahajanpads. So in our next lesson, it means tomorrow, we will be starting with Janpads and Mahajanpads. So after this video, again I am telling you that I will also send a scanned picture of this first of my book, so that you will be able to understand the highlighted words, and if you have any queries, then also you can message these things in our group. So in my next lecture, I will be able to sort out your queries. Thank you.